सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, काफ़ी दिनों से हम कविता पढ़ रहे थे, कविता की व्याख्या देख रहे थे। तो चलिए आइए आज हम कहानी पढ़ें। वितान भाग 2 में संकलित कहानी जूझ की चर्चा आज हम करते हैं। यह कहानी जो है वो आनंद यादव जी द्वारा रचित है। यहाँ जूझ का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम उसे समझ लें। जूझ अर्थात संघर्ष, युद्ध। तो यहाँ पर एक बच्चे का संघर्ष किस प्रकार प्रारंभ होता है और वह संघर्ष उसे कहाँ तक लेकर जाती है, इस पूरी कहानी में इसी का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो डॉक्टर आनंद यादव का जो उपन्यास है जूझ, यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें कथानायक स्वयं लेखक ही हैं। इसका कारण यह है कि उपन्यास के इस अंश में उन्होंने पात्र को जो नाम दिया है आनंद, वह स्वयं उन्हीं का नाम है तथा दूसरी ओर यह उपन्यास वास्तविक जीवन पर भी आधारित है। इसलिए इस उपन्यास में लेखक ने मैं शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन गाथा का वर्णन किया है। जूझ उपन्यास का यह अंश एक किशोरवय द्वारा देखे गए और भोगे गए ग्रामीण के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की जीवित गाथा है। इस उपन्यास में लेखक ने स्व के द्वारा अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष को उजागर किया है। इस तरह उपन्यास का यह मूल कथानक जूझ शब्द की सार्थकता को सिद्ध करता है। बच्चों, आज हम कहानी के तत्वों के अनुसार पढ़ेंगे। आपको मैंने कहानी के तत्व पहले भी बताए हैं, आज पुनः दोहरा रही हूँ। कहानी के 6 तत्व हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य और शैली। तो सबसे पहले चलिए कथावस्तु को हम समझें। कथावस्तु अर्थात कथा संक्षेप। कथा को हम, जो कहानी है जूझ, उसकी कथा क्या है उसको संक्षिप्त रूप में पहले समझें, फिर हम आगे जो कहानी के तत्व हैं उसको समझेंगे। सर्वप्रथम हम कहानी के जो तत्व हैं उसमें जो पहला तत्व है कथावस्तु, उसकी तरफ चलते हैं। कथावस्तु अर्थात कथा सारांश। तो सबसे पहले हम कथा सारांश देख लें। यहाँ कथा प्रारंभ होता है कि लेखक के पिता जो हैं, जिन्हें वो दादा कहते थे, उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई रोक दी है और उन्हें खेतों के कामों पर लगा दिया है। उनका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पिटाई का डर है। उन्हें विश्वास है कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, ये लेखक का विश्वास है। इसलिए वो निरंतर पाठशाला जाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु पिता के डर से वो खेतों पर काम कर रहे हैं, बट उन्हें खेत पर काम करने में मन नहीं लगता। अब दिवाली खत्म हो चुकी है। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता है, क्योंकि उनके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता है। उनके पिता काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाज़ार में सबसे पहले यदि मैं गुड़ बेचूंगा तो मुझे अधिक पैसे मिलेंगे। उनके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता है, इसलिए वो ईख काटने में रम जाते हैं। चूँकि सबसे पहले ईख काट लेने से ईख में रस कम निकलता है, परंतु ये बात उनके पिता समझते नहीं है। इस वर्ष भी उनके पिता जो हैं वो जल्दी यह कार्य समाप्त कर देते हैं। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो जाता है। एक दिन लेखक धूप में कंडे थाप रही अपनी माँ को देख रहे हैं तथा साथ साथ वो बाल्टी में पानी भर भर कर अपनी माँ को दे रहे हैं। वो तभी सोचते हैं कि आज अच्छा मौका है, क्यों ना माँ से मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ। तब लेखक माँ से पढ़ाई की बात करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ, और अपनी लाचारी प्रकट करते हुए तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तुम्हारा जो पिता है वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राने लगता है, ऐसा माँ कहती है। तब लेखक यहाँ पर एक सुझाव देते हैं अपनी माँ को कि माँ, क्यों ना हम दत्ताजी राव सरकार के पास चले और उनसे पढ़ाई लिखाई की बात करें, ताकि वो दादा को समझा सके, दादा अर्थात लेखक के पिता को समझा सके कि वो मुझे पढ़ने दें। यहाँ माँ तैयार तो हो जाती है, क्योंकि वह बच्चे की तड़पन समझती है। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास दोनों माँ बेटे चले जाते हैं। ये दत्ताजी राव देसाई कौन है? ये दत्ताजी राव देसाई उस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसकी बात उनके पिता मानते हैं। अब दोनों माँ बेटे वहाँ पहुँच जाते हैं। तब उनकी माँ दत्ताजी राव से कहती हैं कि
लेखक के जो दादा हैं अर्थात उनके पिता, वो सारे दिन कुछ काम धाम नहीं करते, वो बाज़ार में रखमाबाई के पास पूरा समय गुजार देते हैं, खेत भी नहीं आते हैं। और उसने बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी से घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई जी चिढ़ जाते हैं और चलते चलते लेखक को कहते हैं कि अभी तुम दोनों घर जाओ, जब वो वापस लौट कर आएगा तो उन्हें मेरे पास भेज देना। अब लेखक को यहाँ पे लगता है कि मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ और भी कहता चलता हूँ। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यदि अभी 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, अगर मैं अभी 5वीं कक्षा में चला जाऊँगा पढ़ने तो 2 महीने में मेरी तैयारी हो जाएगी और मैं 5वीं पास कर जाऊँगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका है। राव जी जो हैं वो लेखक से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तू अभी घर जा, फिर तुम्हारे पिता जब आते हैं तो उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं उनसे बात करता हूँ। यह सुनकर जो है दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। लेखक के पिता जब संध्या में घर वापस लौटते हैं तब लेखक जो है उनको दत्ताजी राव ने बुलावा भेजा है, ये बात जब वो उनको बताते हैं तो उनके पिता जो है वो सम्मान की बात समझकर तुरंत दत्ताजी राव से मिलने चले जाते हैं। उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद लेखक जो है वो खाना खाने के बहाने से उनको बुलाने पीछे से जाते हैं। राव जी ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? तो लेखक बताते हैं कि मैं 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना किया है। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो दादा को कुछ नहीं सूझता और उनको सारी बात बतानी पड़ती है। लेखक के कथन को स्वीकार करते हुए सारी बात बताते हैं। अब देसाई जो हैं वो दादा को खूब फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, तुम बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमते रहते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रखी है। अब यहाँ लेखक से फिर दत्ताजी राव कहते हैं कि तू सवेरे से पाठशाला जा और मन लगा कर पढ़, यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप यहाँ पर वो लगाते हैं ताकि इनको पढ़ने के लिए ना बोला जाए, और वो गलत आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसे मैं पढ़ने क्या भेजूंगा, ये तो गलत काम करता है, जैसे कंडे बेचता है, चारा बेच देता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देता। अब लेखक अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट करने के लिए कि कहीं यहाँ पे बात न बिगड़ जाए और दत्ताजी राव मेरी मदद ना करे, तो वो अपनी बात की पुष्टि के लिए वो कह देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, हाँ कभी कभी मैंने थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें की हैं। तब यहाँ पर देसाई जी पूछते हैं कि क्यों रे, कभी तू नापास भी हुआ है क्या, अर्थात कभी तू स्कूल में फेल भी हुआ है? तब लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज देते हैं। दादा जो हैं वो भी पाठशाला भेजने की हामी यहाँ भर देते हैं और घर आकर दादा जो है वो लेखक से कहते हैं कि तू मुझे वचन दे कि तू पाठशाला तो जाएगा परंतु तू खेत पर भी जाएगा। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर पर बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर तू ढोर चराएगा और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से छुट्टी भी ले लेगा। अब यहाँ पे लेखक को तो स्कूल जाना था, पाठशाला जाना था, तो वो सारी शर्तों को मंजूर कर लेते हैं और ठीक अगले दिन वो 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगते हैं। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे यहाँ नए उन्हें नजर आते हैं। वह सभी उनको अपरिचित लगते हैं और वो क्या करते हैं, लेखक की एक बेंच के सिरे पर कोने में जाकर वो बैठ जाते हैं। लेखक के पास वही पुरानी किताबें हैं, थैले हैं। कक्षा के जितने भी शरारती लड़के हैं वो उनके कपड़ों को देखकर काफ़ी उनका मजाक उड़ाते हैं और उनका गमछा छीनकर मास्टर जी के मेज पर रख देते हैं। फिर उस गमछे को सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू करते हैं। तभी उस समय मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं। लेखक जो है वो डर के मारे कांपने लगते हैं कि अब मास्टर जी कहेंगे कि ये गमछा किसका है, लेकिन मास्टर जी के पूछने पर लेखक जो है वो सारी बात बता देते हैं। और बीच की छुट्टी में लड़कों ने उनके साथ फिर से शरारत शुरू कर दी है। वो क्या करते हैं कि उनकी धोती खोलने का प्रयास वो करते रहते हैं परंतु वो असफल रहते हैं। अब लेखक उदास मन से वापस घर जाते हैं और काफ़ी उदास रहते हैं कि अगर यही स्कूल का रवैया रहा, पाठशाला का रवैया रहा, तो मैं कल से कैसे वहाँ पढ़ पाऊँगा। वो सोचते सोचते सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने कपड़े को बदलते हैं। अपनी माँ से कहते हैं कि वो उन्हें 2 नई टोपी दिला दे और 2 नारी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की सिलवा दे। अब धीरे धीरे स्कूल जाने के क्रम में उनका परिचय सबों से बढ़ता है
और फिर उसी समय मंत्री नामक मास्टर आते हैं जो कि गणित पढ़ाते हैं। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते, बल्कि वे बच्चों के पीठ पर लात घूंसों से उनको मारते हैं और शरारती लड़के उनसे काफ़ी डरते हैं। इसी कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक कमज़ोर शरीर वाला एक होशियार लड़का है। वह काफ़ी शांत स्वभाव का है तथा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। मास्टर जी जो है उन्हें कक्षा का मॉनिटर बना रखा है। लेखक भी उनकी तरह पढ़ने में लग जाते हैं। वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं बसंत पाटिल से। वह अपनी कापी किताबों को व्यवस्थित रखने लगते हैं। शीघ्र ही वह भी गणित में होशियार हो जाते हैं। अब इस प्रकार बसंत पाटिल और लेखक दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों में दोस्ती होने के बाद दोनों बच्चे पढ़ने में क्लास में होशियार हैं। तो यहाँ पे गणित के जो मास्टर हैं मंत्री जी, वो लेखक को जो है आनंदा कहने लगते हैं। अब उनका मन पाठशाला में काफ़ी रमने लगता है और इसी बीच उनको सौंदलगेकर मास्टर जो मराठी पढ़ाते हैं उनसे उनका परिचय होता है। पढ़ते समय वे स्वयं कविता पढ़ाते पढ़ाते कविता में रम जाते हैं। उनका सुरीला कंठ है। छंद व रसिकता के कारण वे कविता को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाते हैं। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि अभिनय करके भावबोध वो बच्चों को कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक इनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और लेखक स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वो खेतों पर काम करने जाते हैं, खेत पर पानी लगाते हैं, उस समय ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाना शुरू कर देते हैं। जो कविताएं उन्हें स्कूल में सिखाई जाती हैं वो वहाँ पर काम करते करते भी गाते रहते हैं तथा अभिनय भी करते हैं। उसी समय उनको यह अनुभव होता है कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस होता है कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है, क्योंकि लेखक को अब एकांत अच्छा लगने लगा है। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकते थे, नृत्य कर सकते थे और उन्होंने स्वयं अपनी पद्धति भी विकसित कर ली है। इसलिए उन्हें अब अकेलापन कचोटता नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें और कविता गाते रहें। वह अभिनय के साथ गाने लगते हैं। अब उनके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगते हैं। अब मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगता है, इसलिए मास्टर क्या करते हैं कि छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने उनसे कविता गवाते हैं। पाठशाला में जो समारोह वगैरह हुआ करते हैं उसमें भी कविता गवाते हैं और मास्टर स्वयं भी कविता रचते हैं। उनके पास मराठी कवियों के काफ़ी काव्य संग्रह भी हैं। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते हैं बच्चों को। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर जो लेखक हैं उनको ऐसा पहले महसूस होता था कि ये जो कवि होते हैं वो आम इंसान नहीं होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। परंतु अब जैसे जैसे वो पाठशाला आने के क्रम में अपने मास्टर से रूबरू होते हैं, कविता सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कवि भी जो हैं वो भी आदमी ही हैं और सौंदलगेकर भी स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हो जाता है कि कवि जो कवि हैं वो भी उन्हीं की तरह हाड़ मांस व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगता है कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। अब वो क्या करते हैं कि एक बार अपने मास्टर को के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर जब मास्टर जी कविता लिखते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि सिर्फ मालती लता पर ही कविता नहीं लिखी जा सकती, वरन हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता बन सकता है। और वो भैंस चराते चराते फसलों तथा जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगते हैं। अब उन्हें जोर से गुनगुनाना तथा मास्टर को दिखाना ये क्रम उनका जारी हो जाता है। वो हमेशा निरंतर अपने पास कागज और पेंसिल रखते हैं। जब जो मन होता है वो कविता लिखने लगते हैं। अगर कागज पेंसिल नहीं रहा तो वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर भी लकीर खींचकर कविता लिखते हैं या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से भी लिखने लगते हैं। और जब उन्हें वो कविता कंठस्थ हो जाता है तो वो मास्टर को दिखाने या सुनाने चले जाते हैं। कभी कभी तो वो इतने अधीर हो जाते हैं कि सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं करते और रात में ही मास्टर जी को कविता दिखाने उनके घर चले जाया करते हैं। उन्हें अब छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान हो जाता है। वे उसे पुस्तक व कविता संग्रह भी देते हैं पढ़ने के लिए। अब लेखक जो हैं वो स्वयं कहते हैं इन बातों को स्वीकार करते हुए कि इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है।
इस तरह हम देखते हैं कि अलमस्त गरीब परिवार में संघर्ष करते हुए जीवन जीते हुए आनंदा एक दिन भाषा पर अधिकार प्राप्त करके एक श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित होकर संतुष्टि पाता है। इस आधार पर उपन्यास अर्थात कहानी का जो ये शीर्षक है जोश सार्थक एवं उचित साबित होता है। तो ये कथावस्तु हो गया। कथावस्तु के बाद जो कहानी के और भी तत्व हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो बच्चों, कहानी के जो और अन्य तत्व बच गए हैं उस पर विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।